दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा दोस्तों आज की ये जो हमारी स्टोरी है इसके अंदर बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ करके वाक्यों को बनाया गया है। तो दोस्तों आप में से जो लोग जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने में या फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ग्रामर का बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर मिलेगा और जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसे मैंने आपको बताया मैं आपको एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करूँगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरा सुने और बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप हर एक स्ट्रक्चर को समझ सकें। तो सबसे पहले इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग्स प्राइम मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर किंग के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं उसे पजेसिव केस बनाते हैं, मतलब कि जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। द किंग्स प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है प्रधानमंत्री। द किंग्स प्राइम मिनिस्टर मतलब कि राजा का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड देखने को मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a king wanted to appoint a wise man as his prime मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना और ये सेकंड फॉर्म है वांटेड। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और वर्ब को जोड़कर वाक्य बनाया गया है क्योंकि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब आप दूसरी वर्ब को भी प्रयोग करना चाहते हैं, वाक्य में दूसरी वर्ब को जोड़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको टू का यूज़ करना होता है। टू का यूज़ आपको कंजक्शन के तौर पर करना होता है और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। APPOINT अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। और यदि आप इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो किसी व्यक्ति को काम पर, नौकरी पर रखने को अपॉइंट कहा जाता है। और वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, वंस एक बार, आ किंग एक राजा, वांटेड चाहते थे, टू अपॉइंट काम पर रखना, नियुक्त करना चाहते थे, आ वाइज मैन एक बुद्धिमान आदमी को, एज मतलब तौर, एज हिज मतलब अपने, एज हिज प्राइम मिनिस्टर अपने प्रधानमंत्री के तौर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वंस अ किंग वांटेड टू अपॉइंट अ वाइज मैन एज हिज प्राइम मिनिस्टर मतलब एक बार एक राजा एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर काम पर मतलब नियुक्त करना चाहते थे। तो ये पूरी लाइन की ट्रांसलेशन हो गई। अब आगे देखिए। सो इसलिए ही मेड आ रिडल, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो सिंपली आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। MAKE मेक मतलब होता है बनाना और ये सेकंड फॉर्म में आप नोट कर लीजिए MADE मेड। और दोस्तों रिडल एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पहेली। सो इसलिए ही मेड अ प्लान, उन्होंने, ही मतलब उन्होंने, उसने, तो इसे ही कहा जाएगा। सो ही मेड अ प्लान इसलिए उन्होंने एक सो ही मेड अ रिडल इसलिए उन्होंने एक पहेली बनाई। ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट एनीबडी हु कुड
आंसर द रिडल वुड बी हिज प्राइम मिनिस्टर। क्या अर्थ हुआ? ही मेड एन अनाउंसमेंट। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड का यूज़ किया गया और अनाउंसमेंट का अर्थ होता है घोषणा। तो मेक अनाउंसमेंट का अर्थ होता है घोषणा करना, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? ही मेड एन अनाउंसमेंट, मतलब कि उन्होंने एक घोषणा की एनीबडी, कोई भी, हु कुड आंसर द रिडल, कुड मतलब सके, हु कुड आंसर द रिडल, जो रिडल का पहेली का जवाब दे सके, वुड बी हिज प्राइम मिनिस्टर, वो उनका प्रधानमंत्री होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने एक घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति जो उनकी पहेली का जवाब दे पाए, कुड मतलब सके, जो उनकी पहेली का जवाब दे सके, वो उनका प्रधानमंत्री होगा, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखिए द रिडल वॉज दैट, अब में क्या अर्थ? द रिडल वॉज दैट, अब ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन एडजेक्टिव लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकला। द रिडल वॉज दैट मतलब कि पहेली ये थी कि अ मैन, एक आदमी, हैज़ ए गॉट, एक बकरी है, अ लॉइन, एक शेर, एंड अ बंडल ऑफ ग्रास, और एक घास का गट्ठर है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पे इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहाँ हम ये दर्शाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ है या नहीं है। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हैज़ या हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वहाँ हैज़ का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया। तो इसका क्या अर्थ निकला देख लीजिए। द रिडल वॉज दैट का मतलब पहेली ये थी कि अ मैन हैज़ अ गोट, अ लॉइन, एंड अ बंडल ऑफ ग्रास, मतलब एक आदमी के पास एक बकरी है, एक शेर है और एक घास का गट्ठर है। द मैन हैज़ टू क्रॉस अ रिवर, और दोस्तों हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। हैज़ टू का प्रयोग किसी भी वाक्यों में किसी भी तरह की विवशता को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आप इसे भी नोट करें, मैं एक एक लाइन की आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा मैं इसमें कुछ भी ना भूलूँ, हर चीज़ आपको बताऊँ, तो आप इसे ध्यान से सुने। और दोस्तों एक और बात, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूला करें। चलिए देख लेते हैं इसको क्या मतलब हुआ। द मैन हैज़ टू क्रॉस अ रिवर, मतलब कि, और जैसा मैंने आपको बताया जब आप किसी वाक्य में विवशता को दर्शाएंगे तो वहाँ हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। द मैन हैज़ टू क्रॉस अ रिवर मतलब आदमी को एक नदी को पार करना है। क्रॉस मतलब पार करना, क्रॉस ए रिवर, आदमी को एक नदी को पार करना है। एंड टेक मतलब ले जाना, और ले जाना है द थ्री, तीनों को, टू द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर। बैंक मतलब किनारा, मतलब नदी के किनारे को बैंक कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि आदमी को एक नदी पार करनी है और तीनों को नदी के दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पर ले जाना है। इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट की नो वन विल ईट द अदर, कि कोई भी एक दूसरे को ना खाए। ऑल्सो, उसके अलावा, ओनली टू कैन गो इन अ बोट, सिर्फ दो जा सकते हैं इन अ बोट, एक नाव में, एट वन टाइम, एक समय पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ऑल्सो मतलब ये भी है। ओनली टू कैन गो इन अ बोट एट वन टाइम मतलब एक बार में सिर्फ दो ही व्यक्ति नाव में जा सकते हैं। हाउ विल ही डू इट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। हाउ विल ही डू इट, वह ये कैसे करेगा। चलिए आगे देखिए। मैनी पीपल इन द किंगडम ट्राइड टू सॉल्व द रिडल बट नो वन कुड गिव द आंसर। क्या अर्थ हुआ? अब दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और उसके अलावा मान लीजिए आप एक और वर्ब को जोड़ना चाहते हैं, मतलब कि दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना होगा? सिंपली आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करना होता है। और सॉल्व का मतलब होता है सुलझाना। अब देखिए यहाँ पर क्या मीनिंग निकली। मैनी पीपल इन द किंगडम, किंगडम मतलब राज्य, मतलब कि राज्य में कई लोगों ने, ट्राइड कोशिश की, टू सॉल्व सुलझाने की, द रिडल पहेली को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? मैनी पीपल इन द किंगडम ट्राई टू सॉल्व द रिडल, मतलब कि राज्य में कई लोगों ने पहेली को सुलझाने की कोशिश की, बट नो वन कुड गिव द आंसर। और दोस्तों कुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में होता है, सका, सकी, सके, पाया, पाई में कुड यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म। बट नो वन कुड गिव द आंसर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि राज्य में कई लोगों ने पहेली को सुलझाने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका। देन फिर
अ यंग मैन मतलब जवान युवक, नव युवक भी जिसको कहते हैं हिंदी में। देन फिर अ यंग मैन वेंट टू द किंग, मतलब एक जवान आदमी राजा के पास गया, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फिर एक जवान आदमी मतलब नव युवक राजा के पास गया, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी मतलब महाराज, आई कैन सॉल्व दिस रिडल, मैं इस पहेली को सुलझा सकता हूँ। दोस्तों सकता सकती में कैन का यूज़ क्या करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये भी याद रखें कैन का प्रयोग सिर्फ वर्तमान के वाक्यों में किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, आप 2 वाक्य बनाएं कैन का इस्तेमाल करके। पहला वाक्य है मैं दौड़ सकता हूँ, आई रिपीट द सेंटेंस, मैं दौड़ सकता हूँ। अब आप सेकंड सेंटेंस को भी नोट कर लीजिए, क्या आप खाना पका सकते हो, आई रिपीट द सेंटेंस, क्या आप खाना पका सकते हो। दोस्तों दूसरा जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव है, तो इन दोनों में ही कैन का आपको प्रयोग करना है, और वाक्य को दोनों वाक्यों को बनाना है और उसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखिए। द मैन विल टेक, तो उसने क्या कहा, आई कैन सॉल्व दिस रिडल मतलब मैं इस पहेली को सुलझा सकता हूँ। द मैन विल टेक द गोट फर्स्ट, गोट मतलब बकरी, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। द मैन विल टेक मतलब ले जाना, द मैन विल टेक द गोट फर्स्ट मतलब कि आदमी बकरी को पहले, फर्स्ट मतलब पहले, मतलब कि आदमी बकरी को पहले ले जाएगा। देन फिर ही विल गो टू गेट द लॉइन, फिर वह जाएगा, देन ही विल गो फिर वो जाएगा, टू गेट द लॉइन शेर को लाने के लिए। ही विल ब्रिंग द लॉइन मतलब ही विल ब्रिंग द लॉइन टू द अदर बैंक, अदर बैंक मतलब दूसरा किनारा, तो क्या अर्थ हुआ, ही विल ब्रिंग द लॉइन टू द अदर बैंक मतलब वह दूसरे किनारे पर शेर को लाएगा, ब्रिंग मतलब लाना, ही विल ब्रिंग द लॉइन टू द अदर बैंक मतलब वह दूसरे किनारे पर शेर को लाएगा। एंड टेक बैक द गोट विद हिम, और बकरी को अपने साथ वापस ले जाएगा, टेक बैक मतलब वापस ले जाना, एंड टेक बैक द गोट विद हिम। देन फिर रो बैक, रो का मतलब नाव चलाना, नाव खेना, फिर वो दोबारा से नाव चलाएगा, टू गेट द गोट बकरी को लाने के लिए, टू द अदर बैंक दूसरे किनारे पर। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज अमेज्ड बाय हिज क्लेवरनेस, और जो राजा थे वो अचंभित हो गए, अमेज्ड का मतलब बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, जो कि एक एडजेक्टिव है। जो राजा थे वो आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए, बाय हिज क्लेवरनेस उसकी चतुराई से, एंड इंटेलिजेंस और उसकी बुद्धिमानी से। आगे देखिए। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्लेवरनेस नाउन है जिसका अर्थ होता है चालाकी, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी। क्लेवरनेस मतलब चालाकी या कह सकते हैं चतुराई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो राजा थे वो उसकी चतुराई और बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए। सो इसलिए ही अपॉइंटेड हिम, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया था, और ये उसी अपॉइंट की सेकंड फॉर्म है अपॉइंटेड। सो इसलिए ही अपॉइंटेड हिम, उन्होंने ही मतलब उसे नियुक्त कर लिया एज द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के तौर पर। चलिए। और दोस्तों ये जो आज रिडल है ये बचपन में मैंने ऑलरेडी सुन चुका हूँ, मुझे याद नहीं है कहाँ, लेकिन शायद ये जो रिडल है आप लोगों में से कई लोगों ने पहले भी सुनी होगी। यदि पहले से भी आपको इसका आंसर पता था तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों इस तरह की जो ये रिडल्स वगैरह होती हैं, बड़ा ही इनको सुनने में मज़ा आता है, इनको सुलझाने में, पूछने में, जवाब देने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथ में आज आपने कुछ नया सीखा होगा ग्रामर के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, if you really enjoyed the session and if you want to appreciate my hard work, then it's my request that kindly do like this video and try to share this video with your friends, your family members, and try to subscribe the channel if you have not subscribed yet. And apart from this, again as always, as usual, I always try to tell you guys that whenever you feel that you have some suggestions for me, or whenever you want to share your feedback, do not hesitate and just share your feedback, your valuable suggestions, because your suggestions and your feedback are most important for me. Because whenever you tell me or whenever you give me any type of advice, any suggestion, I always try to implement that. Because it's very normal thing that I do not have sufficient knowledge of everything, but you guys are smarter than me. So I believe that when you give me any type of suggestions or any type of advice, these things are going to help me in future. Because what I try to do, I always try to make a better content for you guys, so that whenever you come to my channel, you always get something from the channel. Because guys, it's very normal thing, when you watch the video, you
spend some time, and what I want that, you know, when you give me your precious time, I do not want to waste your time. That's the thing, guys. I believe that, you know, your time is very precious and you should not be wasting your time just like that. So that is the reason I always try to make my content as better as possible, because whenever you come to my channel, I want that, you know, you should be able to learn something new from every video, from every content, so that you can be happy. And that is only possible when I make good content. And how can I make a good content? You guys can help me to make good content. You just feel free and do not hesitate to give me advice or any type of suggestions whenever you have, because you are the only one who is, you know, I mean, who is more important for me. Whenever you give me any type of suggestion, and I always read all your, you know, comments. Sometime I respond and sometime I'm not able to respond because of the time problem, but still I always read your all your valuable feedbacks, and I respect your views, and I always respect your, you know, feedback, because your feedback matters a lot for my channel English Babu. And thank you so much for listening. Have a nice day and bye.